हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 अप्रैल 2023 है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एक साथ एनालिसिस कवर करवाएंगे। कल वाली वीडियो भी हमने आपको दे दी है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट की। कुछ लोगों के मैसेजेस मिले कि आपने 30 तारीख को एनालिसिस नहीं करवाया था, तो 30 तारीख को आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। हम आपको कल वाली वीडियो में बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि 30 तारीख को एग्जाम नहीं था, इसलिए नहीं करवाया। आगे भी जब जब एग्जाम नहीं होगा एनालिसिस नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्जाम ही नहीं रहेगी तो एनालिसिस किस चीज का आपको मिलेगा, उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको आगे दे देंगे। क्लियर है? 1 अप्रैल फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों का इस वीडियो में कवर करने वाले सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं पूरे के पूरे, जो कि यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें। आधी अधूरी जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है इस टाइम पर, एग्जाम टाइम में। तो आप पूरी जानकारी ले, रियल ले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप यहां से आपको मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए 110% आपके लिए सही यहां पर और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको कहां पर मिलेगी? तो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इन दोनों की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो आप इन दोनों को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, इनरोल नहीं किया इसमें, तो कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है इस पर। क्लियर है? तो इसका डिस्क्रिप्शन में डेमो भी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट को उठाएंगे। तो पहली शिफ्ट का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर। जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश हम करते रहें। क्लियर है? आइए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अगर आपसे पूछा जाए तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर। कहां पर है? तो ये आपका इंदौर में है। और ये जो हवाई अड्डा है होलकर राज्य प्रशासन के द्वारा इसको बनाया गया था। 1935 में मेसर्स टाटा एंड सन्स एविएशन डिपार्टमेंट के नेविल विंसेंट के परामर्श के बाद भूमि का चयन इसके लिए किया गया था। और हवाई जो अड्डा है इसका नाम मराठा साम्राज्य के होलकर राजवंश के महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आता है ये होलकर राजवंश। इनकी महारानी थी अहिल्याबाई होलकर, इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, खरगोन के महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश या वास्तुकला को दर्शाता है? क्लियर है? खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस वंश की वास्तुकला को दर्शाता है? सही जवाब रहेगा परमार, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे जा चुका है, जो कि हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। गाइस, हम वीडियो के बार बार इस क्वेश्चन को ना बताएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप सभी को पता ही है, आपने पढ़े रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। हम आपको बता दें गाइस, पूरे के पूरे क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आपने करवाए पूरे के पूरे कॉपी आए हैं, पूरा पेपर ही कॉपी आया है, 1-2 क्वेश्चंस को छोड़कर। तो हम बीच बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन आया है, इस तरह की चीजें आपको बार बार नहीं बताएंगे। हमने बता दिया है कि दोनों शिफ्ट का पेपर पूरा कॉपी है, जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। 2-3 क्वेश्चंस छोड़कर सारे क्वेश्चंस कॉपी है। आप अपने माइंड में ये चीजें रखिएगा और आप प्रूफ के साथ भी देखिएगा, हम आपको बताते चलेंगे। बस ये नहीं बोलेंगे कि ये क्वेश्चन भी आया है, क्योंकि उससे आप लोग इरिटेट होते हैं, हमें पता है। तो ये चीजें आपके लिए हम नहीं करेंगे। आइए अब वापस से कंटिन्यू करते हैं। जो खरगोन का महाकालेश्वर जो मंदिर है ये परमार राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है। देखिए, मध्य प्रदेश खरगोन जिला बेसिकली आता है, खरगोन जिले में महाकालेश्वर मंदिर ये द्वितीय वही स्थित है। क्लियर है? ये बेसिकली द्वितीय है। महाकालेश्वर जो मंदिर है ये आपका उज्जैन में है और ये आपका खरगोन जिले का है, तो इसको द्वितीय के नाम से जाना जाता है, महाकालेश्वर मंदिर द्वितीय। तो ये आपका खरगोन में है। खरगोन जिले में इस संपन्न गांव में, देखिए खरगोन जिले के संपन्न गांव में परमार राजवंश के कौशल के कुछ बेहतरीन प्रदर्शन पाए जाते हैं। परमार शासन में विशेष रूप से राजा उदयादित्य के अधीन शिक्षा, कला और वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 9वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य परमार वंश ने पश्चिमी मध्य प्रदेश या मध्य भारत में मालवा और पड़ोसी क्षेत्रों को नियंत्रित किया था। डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका सही जवाब रहेगा। आप सभी को पता है कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, वो सारी चीजें आपको पता ही है और इसको तो हम अच्छे से आपको एनालिसिस में कवर करवा चुके हैं। जब जब भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र हुआ है, जब इस क्वेश्चन इससे बना है, हमने इस पॉइंट को जरूर से आपको कवर करवाया है।
क्लियर है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्राचीन नदी पेंच के नाम पर रखा गया है और जो उद्यान से बीच में से होकर निकलती है। देखिए प्रसिद्ध लेखक है ये, अंग्रेजी लेखक है ना, रुडयार्ड किपलिंग इनका नाम है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई द जंगल बुक, 1894 की प्रसिद्ध पुस्तक है इनके द्वारा लिखित। तो इसका जो उल्लेख मिलता है राष्ट्रीय उद्यान का द जंगल बुक में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोक सबसे महान मौर्य शासक थे, क्लियर है, और वहां तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल भी थे। उनका शासन दक्षिण को छोड़कर पूरे उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। इसमें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कश्मीर और नेपाल की घाटियां भी शामिल थी। अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक जो हुआ था ये 269 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? देखिए जो नहीं थी वो आपको बताना था। अब ऑप्शंस आपको क्या मिले थे ये तो एग्जैक्ट नहीं पता है, बट सुमित्रा नंदन पंत की जितनी भी रचनाएं वो यहाँ पर मेंशन कर दी है। देखिए ग्रंथि 1920 में इनकी आई थी, वीणा, इसके अलावा पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या और स्वर्ण किरण। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप देख लीजिएगा इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। कल आपसे कहाँ का पूछा गया था? पश्चिम बंगाल का पूछा गया था। न्योरा वैली आपका राष्ट्रीय उद्यान था। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को एक नजर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनने लगे हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्लियर है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और यह नीलगिरी जीवमंडल का हिस्सा है। 2018-19 के लिए रिजर्व में बाघों की आबादी के अनुमान के अनुसार बांदीपुर जो अभयारण्य रिजर्व है इसमें 127 बाघों के साथ भारत के बाघों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 13 सितंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई। देखिए औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना 13 सितंबर 1965 को हुई। यह बड़े और मध्यम उद्यमों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो भोपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है जो आपकी एग्जाम में पूछा गया था। होलकर कॉलेज का नाम कब दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बट यहाँ पर अगर आपको ऑप्शंस पता है तो आप हमें बताने का जरूर से कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिले थे, या फिर ये जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट आपसे क्या पूछा गया था इसके बारे में भी डिटेल आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है। हम कुछ डिटेल आपको बता दें। देखिए 1891 में कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई थी होलकर कॉलेज की, और होलकर साइंस कॉलेज शहर का एकमात्र गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर का एक महाविद्यालय है बेसिकली ये। और 10 जून 1891 में होलकर वंश के महाराजा थे शिवाजीराव होलकर, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी होलकर कॉलेज की। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, होलकर कॉलेज में विधि की शिक्षा प्रणाली कब से शुरू हुई? तो देखिए होलकर कॉलेज में विधि यानी कानून आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, तो कानून आपको ऑप्शंस में मिला था। तो होलकर कॉलेज में कानून की जो शिक्षा शुरू हुई थी ये कब से हुई थी, ये क्वेश्चन आपका बना है। सही जवाब रहेगा 60 के दशक से शुरू हुई थी। होलकर कॉलेज में कानून की शिक्षा जो शुरू हुई थी ये 60 के दशक से शुरू हुई थी। अब यहाँ पर पूरी डिटेल आपको बता दें, ये कांस्टेबल का क्वेश्चन है आपका पूछा गया था उसमें। तो देखिए शुरुआती वर्षों के लिए कक्षाएं महाराजा शिवाजीराव जो स्कूल था इसमें लगाई गई थी। इसके बाद 1894 में नौलक्खा क्षेत्र में हरे भरे पेड़ों के बीच में कॉलेज की नई इमारत बनाई गई, और शुरुआत में यहाँ अंग्रेजी साहित्य, इसके अलावा संस्कृत, फारसी, तर्क, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, गणित और विज्ञान विषय पढ़ाए जाते थे। क्लियर है। ये विषय शुरुआत में यहाँ पर पढ़ाए जाते थे, जब स्थापना हुई उसके साथ में ये विषय पढ़ाए जाते थे। और उसके बाद में 60 के दशक में यहाँ पर कला, वाणिज्य, विज्ञान और कानून संकायों के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। आपका क्वेश्चन में क्या बना है, कानून ही पूछा गया है, विधि यानी कानून। तो कानून की शिक्षा कब से शुरू हुई, तो ये हुई 60 के दशक से। आप याद रखिएगा, पॉइंट नोट डाउन करिएगा। 1891 में कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर क्या है? तो बेरोजगारी जो दर है ये वर्तमान में, या वर्तमान ना कहकर दिसंबर 2022 के ये आंकड़े हैं। क्लियर है। अभी से 2-3 महीने पुराने हैं और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेरोजगारी दर का, तो 8.3% आपका सही जवाब रहेगा। अगर आपको एग्जैक्ट उन्होंने दे रखा है कि 2021 तक बेरोजगारी दर या कुछ इस तरह से दे रखा होगा, तो हो सकता है फिर आंसर कुछ और आएगा आपका, तो आप हमें वो भी चीजें क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए ये 8.3% हो गई, जो पिछले 16 महीनों में सबसे अधिक रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पूर्वी हिमालय में जो आती है, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया है। देखिए पूर्वी हिमालय क्षेत्र की प्रमुख नदियां
तिस्ता और ब्रह्मपुत्र है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और कंचनजंगा, नामचा, बारवा जैसी ऊंची पहाड़ियां शामिल है। तो नदियां भी आप देख लीजिएगा, नदियां अगर दे रखी होंगी या फिर पहाड़ियां देख रही आपको दी रखी होंगी तो ये भी आपको यहाँ पर पता चल चुकी हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया गाइस हमारा, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष से कार्यरत है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है ये 1973 से कार्यरत है। कृषि उत्पादन के नियमित और एवं सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मंडी अधिनियम में किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई? तो 10वीं पंचवर्षीय जो योजना आई ये 2002 से 2007 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो 2002 से 2007 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बीच में ये 10वीं पंचवर्षीय योजना रनिंग थी। देखिए यहाँ पर 10वीं पंचवर्षीय जो योजना है इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे, वो क्या थे? प्रति वर्ष 8% जीडीपी वृद्धि बनाए रखना, 2007 तक गरीबी दर में 5% की कमी। क्लियर है? तो ये दो लक्ष्य इसके टारगेटेड थे, मेन लक्ष्य थे इसके, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनाएं, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल मांडू में जो कि धार जिले में आपका आता है। तो हिंडोला महल मध्य प्रदेश में प्राचीन शहर मांडू में एक बड़ा बैठक हॉल या दरबार है। हिंडोला महल का निर्माण हुसंग शाह के शासनकाल के दौरान लगभग 1425 में हुआ था, लेकिन गियास अल दीन इनका नाम है, गियास अल दीन, इनके शासनकाल के दौरान 15वीं शताब्दी के अंत तक भी इसका जो है काल निर्धारण किया जा सकता है। हिंडोला जो महल है इसमें दर्शक कक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है? या सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के आपका सही जवाब रहेगा। दोनों का आपका सेम ही आंसर है। सिनेमा का सर्वोच्च जो पुरस्कार है ये दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है, या सिनेमा के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है इसका नाम है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार। या फिल्म समारोह के निदेशालय जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सालाना प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जादूगर आनंद का जन्म कहां पर हुआ था? तो जादूगर आनंद का जन्म जबलपुर में हुआ। 3 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे जादूगर आनंद ने देश विदेश में सैकड़ों शो किए हैं अपने। और यहाँ आश्चर्य की बात है कि 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो अपना पहला शो किया था छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया था। तो ये भी पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि जादूगर आनंद ने मात्र 6 वर्ष की आयु में अपना पहला शो कहां पर किया था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना कब की थी? तो ब्रिटिशों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना की थी 18 मई 1867 को। क्लियर है? 18 मई 1867 में इसकी स्थापना की थी नगर पालिका हरदा की, और 1920 में गणतंत्र के अनुसार काम किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, वापस से रिपीट हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया है। 24 अक्टूबर 1972 को सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के माध्यम से राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था, और मुख्यमंत्री राज्य योजना जो बोर्ड है इसके अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होता है, और 11 अंशकालीन सदस्य इसमें होते हैं। 2007 से राज्य योजना जो बोर्ड है इसका नाम बदलकर राज्य योजना आयोग के रूप में इसको अब जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की है? 53,264 करोड़ रुपए आपका सही जवाब रहेगा। देखिए 53,264 करोड़ रुपए कृषि बजट के लिए आवंटित की गई राशि है ये। देखिए इस वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश का जो बजट है ये 2,81,554 करोड़ रुपए है। क्लियर है? ये प्रावधान किया गया है 2023-24 का नया बजट है। इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा बना चुके हैं जिसमें सारी डिटेल A to Z कवर करवा दी है। नहीं देखा है देख लीजिएगा, क्योंकि बजट वाले क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब लगातार आपके बजट वाले क्वेश्चंस हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? कृषि और इससे जुड़ी योजनाओं के लिए इस बार के बजट में 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। अब जो राइट आंसर था या फिर ऑप्शन थे वो तो एग्जैक्ट पता नहीं चल पाए हैं, बट इनकी जितनी भी रचना है उनमें से कुछ प्रमुख बहुचर्चित जो रचना है वो हम आपको बता दें। त्रिधारा मुकुल जो कि कविता संग्रह है, बिखरे मोती कविता संग्रह, झांसी की रानी, इनकी बहुचर्चित रचनाएं हैं। तो इनमें से ही आपका ऑप्शन बना होगा। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध से क्वेश्चन बनाएं, परमार वंश से भी क्वेश्चन पूछा गया है।
और बिंदुसार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। इन तीनों के टॉपिक हमें पता चले, तीनों से क्वेश्चंस एग्जैक्ट नहीं मिल पाए कि क्या क्वेश्चन इनका बना था। क्लियर है? तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके भी बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों को भी पता चल पाए। गाइज अब हम साइंस को कवर करते हैं आगे। साइंस को कवर करें उससे पहले बता दें हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है और एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी एग्जाम में, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिएगा जब भी आपका एग्जाम हो। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, ये हमारी एमपीपीएससी की करंट अफेयर की ई बुक है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके डेमो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। देखिए साइंस को कंटिन्यू करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है? तो ये प्रकृति में प्रत्येक क्रिया यानी बल के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये बेसिकली न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। इसके अलावा कुछ एक इस तरह का क्वेश्चन बनाया है कि जीव क्या करता है? टेराफाइट, इस तरह से कोई जीव था। क्लियर है? वो जीव क्या करता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टाइलिन एंजाइम में कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? देखिए टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो लार ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, इन रोगों से संबंधित कौन सा रोग नहीं है? इस तरह से कुछ था, रोगों से संबंधित और भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है तथा सल्फेट आयन में सल्फेट जो आयन है इसकी संयोजकता 2 है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको ऑप्शंस में दे रखे थे। इनमें से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? ऑप्शन है प्रतिरोध, वाट, एम्पियर, जूल। आपका सही जवाब प्रतिरोध रहेगा क्योंकि ये कोई भी एसआई मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा आवर्त सारणी से क्वेश्चन बना है आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोटोजोवा से होने वाला रोग है? तो पैचिस, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनपॉक्स, हेपेटाइटिस ए, ये सभी जो रोग है ये प्रोटोजोवा से होने वाले रोग हैं। विटामिन डी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के तल पर फिसलने या फिर रगड़ कर चलने से उत्पन्न घर्षण को कौन सा घर्षण कहता है? तो इसको सर्पी घर्षण बोला जाता है। धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ओ ओस्टेड ने की थी। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर साइंस के भी लगभग अच्छे क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। अब हम सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट एमपी पटवारी का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस हम आपको कवर करवाने जा रहे हैं। जीके और करंट अफेयर को पहले स्टार्ट हम करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले बता दें, स्टार्ट करें उससे पहले कि इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए आए पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा इस चैनल पर तुरंत से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन बनाया है हमारे सेकंड शिफ्ट का, छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह आपका सही जवाब रहेगा। देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है ये कब हुआ है? ये हुआ है सन 2000 को। 2000 को अलग हुआ है। 1998 से 2003 तक जो सीएम रहे थे ये मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह रहे थे। तो अगर छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ है तो इसी के बीच में आएगा 2000, सन 2000। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस टाइम पर। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे इनका नाम है दिग्विजय सिंह। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस स्थान से संजय टाइगर रिजर्व की दूरी 10 किलोमीटर है? ऑप्शन है ओरछा, पन्ना, सतना और परसली। अब देखिए यहाँ पर ओरछा आपका कहां पर आता है? तो ये निवाड़ी जिले में आता है। पन्ना और सतना इनका तो आपको पता ही है, क्लियर है। इसके अलावा जो परसली है ये आपका सीधी जिले में आता है। सीधी जिले में अगर आपको पता है कि परसली कहां पर आता है तो बिल्कुल आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं। तो सीधी जिले में आता है। और संजय टाइगर रिजर्व कहां पर आता है? तो ये भी आपका सीधी जिले में ही आता है, सीधी, क्लियर है। तो इसके अलावा गाइस यहाँ पर आसानी से आप क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों जो स्थान है सतना, पन्ना और ओरछा, ये तीनों तो दूर ही होंगे क्योंकि सीधी में परसली है तो और ये राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। तो आपका करेक्ट आंसर परसली ही हो जाएगा क्योंकि ये आपका सीधी में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़े से इस तरह के क्वेश्चंस आपको देने लगे हैं 1-2 दिन से, तो आप इनको अपने अकॉर्डिंग टैकल किया करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चंगेज खां के वंशज कौन है? देखिए चंगेज खां के जो वंशज है ये हैं आपके मंगोल। मंगोल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मुगल शासकों के 2 महान वंशों के वंशज थे। चंगेज जो खां है ये मुगल शासकों के 2 महान वंशों के वंशज थे। और इसके अलावा चंगेज खां के जो वंशज थे ये मंगोल थे। अपनी माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे, क्लियर है। तो मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे।
इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इनकी मृत्यु 1227 में हुई। अपने पिता की ओर से वे ईरान, इराक, आधुनिक तुर्की के शासक तैमूर जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, उनके उत्तराधिकारी ये थे। तो तैमूर के उत्तराधिकारी थे और जो चंगेज खां के जो वंशज थे ये मंगोल थे। क्लियर है। हालांकि मुगलों को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, तो ये आप चीजें देख लीजिएगा, इनके ही वंशज थे। क्लियर है। ये जो है मुगल शासकों के दो महान वंशजों के वंशज थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये आपका जबलपुर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और यह कृषि के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाला एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय 2 अक्टूबर 1964 को अस्तित्व में आया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य का मानना है कि कृषि जीवन का निर्वाह करती है और इसका जो उद्घाटन किया है ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर, उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश के उज्जैन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। उज्जैन में बेसिकली देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? देखिए नर्मदा नदी के तट पर काफी सारे नगर बसे हुए हैं। क्लियर है। अब इनमें से क्या आपको ऑप्शंस में मिला था उस हिसाब से क्वेश्चन को टैकल किया जा सकता है। तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे थे उनमें महेश्वर भी था, तो महेश्वर आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है। और कौन कौन से नगर है जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए इसमें से आपका अमरकंटक आता है, डिंडोरी, इसके अलावा मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, इसके अलावा धार, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, ये जो सभी नगर है ये आपके नर्मदा नदी के तट पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ये रिक्त स्थान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 44 जो संबंधित है यह नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में यह पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है गाइस, खाम बाबा स्तंभ कहां पर है? ये वाला कल की शिफ्ट में जो हमने आपको एनालिसिस दिया था उसमें ही ये मैं आपको कवर करवा चुका था। खाम बाबा से रिलेटेड खाम बाबा पूरी डिटेल वहां पर बता दी थी और वही सेम क्वेश्चन वापस से पूछा जा चुका है। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी वो बिल्कुल सही करके इसको आएंगे। खाम बाबा स्तंभ जो है मध्य प्रदेश के विदिशा में है और बेसिकली इसको ही मध्य प्रदेश का जो हेलियोडोरस स्तंभ बोला जाता है, गरुड़ स्तंभ, हेलियोडोरस स्तंभ, तो ये वही है। इसको खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये खंबा बेसनगर जिला विदिशा मध्य प्रदेश में है और स्थानीय लोग इसे खाम बाबा या खंबा बाबा भी कहते हैं। क्लियर है। और ये जो स्तंभ है 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर ऊंचा है और 113 ईसा पूर्व ग्रीक राजदूत था हेलियोडोरस, उसने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में आयशा मलिक को नियुक्त किया गया है। देखिए आयशा जो मलिक है ये इन्होंने 24 जनवरी 22 को पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और ये 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले से पहले जून 2031 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देवी अहिल्याबाई महल कहां पर है? तो देवी अहिल्याबाई जो महल है ये आपका महेश्वर में देखने को मिलता है। महेश्वर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य भारत में महेश्वर जो नगर है इसमें देवी अहिल्याबाई का किला एक पवित्र बेसिकली देखिए अभी हमने आपको कवर करवाई ये चीज, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है? तो देखिए महेश्वर यहाँ पर आता है और वही इसका करेक्ट आंसर था। तो ये जो महेश्वर नगर है यहीं पर देवी अहिल्याबाई का किला है जो इसी नदी के तट पर बसा हुआ है और महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर 1765 से 1796 तक यहाँ की रानी रही थी। किले के भीतर अहिल्यावाड़ा, इसके अलावा उनके व्यक्तिगत निवास, कार्यालय और दरबार दर्शक हॉल, इन सभी का निर्माण उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिक्स नेशन में या ब्रिक्स जो देश है इसमें कौन सा देश आते हैं? कौन कौन से देश आते हैं ये क्वेश्चन बनाए। तो देखिए ब्रिक्स जो देश है ये एक संगठन है बेसिकली, ब्रिक्स BRICS। तो इसमें जो देश आते हैं इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ये बेसिकली 5 देशों का एक समूह है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, तो 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है जिसमें प्रत्येक राज्य या सरकार के नेता भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर अशोक की बौद्ध प्रथम स्थली कहां पर है? ये क्वेश्चन जो है ये इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा क्वेश्चन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। क्लियर है। क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर है? तो ये आपका उज्जैन में देखने को मिलता है, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। विक्रम विश्वविद्यालय जो है ये राजा विक्रमादित्य के नाम पर इसका नाम रखा गया है और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, नर्मदापुरम उसका नाम कर दिया गया है। 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर होशंगाबाद जिले में बावई एक स्थान आता है, इसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। भोपाल में गाइस जगदीशपुरम किसका नाम करके अभी चेंज किया गया है रिसेंटली, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किस जगह का नाम चेंज करके भोपाल में जगदीशपुरम किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का किस राज्य के बाद में दूसरा स्थान है? तो राजस्थान के बाद में। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पर, तो आप याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है यह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीवाड़ा की खोज कहां पर की थी? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीवाड़ा की जो खोज की थी ये लोथल में की थी। लोथल वर्तमान में गुजरात के सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उस टाइम पर। लोथल में सबसे पुराना गोदीवाड़ा मिला था जो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जवाहरात, मोती और गहनों के व्यापार में मदद किया करता था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, देखिए गाइस ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, न्यायपालिका से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है और ये टॉपिक हम आपको बता दे रहे हैं कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बना है। अब हम आगे बढ़ते हैं साइंस की ओर, साइंस को कवर कर लेते हैं। ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, इनकी मदद से आप अपनी एग्जाम में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, विजिट करिएगा, काफी सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, कंप्लीट डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। साइंस की बात करेगा, साइंस में पहला क्वेश्चन बनाए कौन सा पोषक तत्व शरीर की टूट-फूट की मरम्मत करता है? यानी शरीर में जो भी टूट-फूट होती है उसकी जो मरम्मत की जाती है वो कौन से पोषक तत्व के द्वारा की जाती है? तो ये प्रोटीन का काम होता है, शरीर में जो भी टूट-फूट होती है उसकी मरम्मत प्रोटीन के द्वारा ही की जाती है। धावक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O ये आपका है और ये यहाँ पर हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो आप देख लीजिएगा इस फॉर्मेट में ये है। इसके अलावा गाइस अम्ल क्षार से रिलेटेड भी क्वेश्चन बने हैं, क्लियर है, तो इनको भी आप देख कर रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके स्टार्टिंग से आई थिंक क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जितना भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई सारी बताने की कोशिश की और एग्जैक्ट चीजें आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको आइडिया लग पाए कि किस लेवल का एग्जाम था। गाइस आज की अगर हम बात करें तो आज जीके और जीएस दोनों का जो लेवल है ये इतना हाई नहीं था, नॉर्मल था, इजी पेपर था, इसको आसान नहीं किया जा सकता है क्योंकि गाइस मुश्किल से हमने जो पढ़ाया है उसमें से 2 से 4 क्वेश्चंस नहीं आए, बाकी सभी क्वेश्चंस रिपीटेड है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस वही है जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें कोई भी ये बात नहीं है कि ये कुछ नया देखने को मिला है, सारी चीजें आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपने पढ़ा है, रेगुलर स्टूडेंट है आप हमारे, तो सारी चीजें आपको पता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किन किन लोगों को सारे क्वेश्चंस पूरे जो जीके के क्वेश्चंस हैं वो इजी लगे हैं। आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आई थिंक सभी का यस में ही रिप्लाई आएगा क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी हम आपको कवर करवा चुके हैं, क्लियर है। ये कुछ कोर्सेज है जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें क्योंकि हमें सपोर्ट मिलेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर ये जो कंटेंट है ये आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश हम करते हैं ताकि आपके एग्जाम में सीधे सीधे जो क्वेश्चंस बने वो पूरे यहाँ से कवर हो पाए। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हम सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको देने में विश्वास रखते हैं, तो आप जरूर से इन वीडियोस को देखा करें और पूरे देखा करें क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकती है एग्जाम टाइम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में या फिर नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।